हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट समावेशी शिक्षा हो जाता है, इसके बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर चुके हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं कि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है समान शिक्षा। जब शिक्षा बिना भेदभाव के कि लड़का है या लड़की है, अमीर है या गरीब है, ऊंचे तबके से आया है या नीचे तबके से आया है, ये सब चीज़ों को भूलकर जब एक शिक्षक एक ही छत के नीचे बच्चों को शिक्षा देता है तो वो शिक्षा क्या कहलाती है? वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। और इसके अंतर्गत हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि कौन से बच्चों में कौन सी बुद्धि लब्धि होती है, सामान्य बच्चों में बुद्धि लब्धि कितनी होती है, प्रतिभाशाली बच्चों में बुद्धि लब्धि कितनी होती है। इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इसकी बिल्कुल भी ना कीजिएगा क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले चलते हैं, देख लेते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं या विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि विद्यार्थियों की त्रुटियां, तो हमें ये देखना ही नहीं चाहिए क्योंकि त्रुटियां भी क्या होती हैं? सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं तभी हम सीख पाते हैं। कि ऐसा होता है कि जब हम गलतियां करते हैं फिर सीखते हैं, फिर गलतियां करते हैं फिर सीखते हैं, तो एक दिन क्या होता है? गलतियां खत्म हो जाती हैं और चीज़ों को हम सीख जाते हैं। तो गलतियां नेगेटिव नहीं है, गलतियां पॉजिटिव होती हैं। और यहाँ पे कहा क्या गया है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां। अब यहाँ पे विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखता है ना, इन पे रखना चाहिए। लेकिन त्रुटियां हो रही हैं इस पे ध्यान नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये तो होना ज़रूरी होता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है डिसलेक्सिया मुख्यतः डॉट डॉट की समस्या के साथ संबंधित है। तो डिसलेक्सिया होता क्या है? अब आपने ये नाम सुना है कि ये भाई क्या है, या डिस्ग्राफिया क्या है, या डिसकैल्कुलिया क्या है, या अफेजिया क्या है? अफेजिया को ही डिस्फेजिया भी कहते हैं। अप्रेक्सिया क्या है, डिस्थीमिया क्या है, डिस्मोर्फिया क्या है? अब आप कहेंगे कि मैडम डिसलेक्सिया था, इतने लेक्सिया एक्सिया फैक्सिया बता दिया, तो हम इनको याद कैसे करेंगे? बड़ा ही सिंपल है। देखिए, डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन संबंधित कठिनाई। जब बच्चा क्या करता है, जब डब्लू को एम पढ़ने लगता है, वो को वर्ड्स पढ़ने लगता है, इस तरह से बहुत से विकार आ जाते हैं, यानी वो पढ़ने में कठिनाइयाँ उसमें नज़र आती हैं, तो वो क्या होता है? वो डिसलेक्सिया होता है। तो यहाँ पे आप किस पे टिक करेंगे? तो डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? पढ़ने में विकार होता है। तो इसी तरह से डिस्ग्राफिया, आप इसको कैसे याद रखेंगे? भाई आप कोई चीज़ लिखते हैं तो ग्राफ बनाते हैं, फिर इस तरह से लिखते हैं, ये आपका पेज हो जाता है। तो लिखने में यानी डिस्ग्राफिया यानी लिखने में कठिनाई जब अनुभव करता है बच्चा, कायदे से ठीक ढंग से नहीं लिख पाता है, वो डिस्ग्राफिया हो जाती है। उसके बाद डिसकैल्कुलिया, नाम से ही पता चल रहा है कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेट से कैलकुलेशन किया गया, यानी डिसकैल्कुलिया यानी गणित संबंधी कठिनाई होती है। इसमें बच्चा गणित में कठिनाई को फेस करता है, तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद अफेजिया की बात कर लें, अगर हम अफेजिया की बात कर लें तो क्या होता है? भाषा संबंधी विकार होते हैं। जब क्या होता है? बच्चे में भाषा दुरुस्त नहीं होती है। और अप्रेक्सिया यानी गामक कौशल संबंधी कठिनाइयाँ होती हैं। और भी चीज़ों पर हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ में। तो यहाँ पे तो आपका हो गया कि पढ़ने से। फिर उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य। अब प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात हो रही है, यहाँ पे बड़े बच्चों की बात नहीं हो रही है। तो प्राथमिक बच्चे जो हैं तो हम उनका आकलन कैसे करेंगे? तो पोर्टफोलियो। अब ये क्या है पोर्टफोलियो? तो पोर्टफोलियो एक फाइल होती है जिसमें बच्चों का रोज़ का ब्यौरा लिखा जाता है। तो उससे क्या होता है? बच्चों का आकलन सबसे अच्छे तरीके से हो पाता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। किसका कथन है? व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना है। तो रूथ स्ट्रेक का, डॉक्टर मुखर्जी का, गुड का कोई नहीं, तो रूथ स्ट्रेक हो जाते हैं
उसके बाद क्वेश्चन है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य क्या उद्देश्य है? पुनर्बलन, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, व्यक्तिगत भिन्नताएं, शिक्षार्थी स्वतःएं। तो इसमें आंसर आपका हो जाता है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, यानी बा का ऑप्शन, यानी जो बा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो सृजनात्मक, व्यक्तित्व, अभिरुचि या आपका हो जाता है दबाव। तो इसमें आंसर व्यक्तित्व हो जाता है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाता है? बा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा व्योकोस्की से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? अंतर दृष्टिपूर्ण अधिगम या सक्रिय अधिगम या पारस्परिक शिक्षण या संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। तो आंसर की तरफ चलते हैं, पारस्परिक शिक्षण हो जाता है। निम्नलिखित में से यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन पर जानने से पहले हम 105 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। व्योगोस्की कौन थे, इनके बारे में क्या कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। व्योगोस्की देखिए, बच्चों के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किन्होंने कहा? तो लेव वाइगोस्की ने कहा। सामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। सामाजिक रचनावाद का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। इसमें क्या चीज़ है ZPD में? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल है ना। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को ये नहीं है कि बच्चा छोटा है, अरे तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम हटो और हम कर देते हैं। जो भी काम है बच्चे का वो आप करना स्टार्ट करते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप बच्चे के साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, है ना। तो बच्चों को क्या खुद से करने दीजिए। जब आप देखिए, ध्यान सिर्फ रखिए, ना तो उसमें छेड़छाड़ कीजिए, ना मुँह से कुछ कहिए, बस देखते रहिए कि बच्चा कर रहा है। जब वो करता रहे लास्ट में जब क्या हो कि वो कर ही नहीं वो उस वर्क को पा रहा है, तब आप उसको बताओ कि अगर ये वर्क इस तरह से कर लिया जाए तो हो सकता है, या आप उसको करके ना बताओ, एक दो मेथड बता दो। जैसे मान लीजिए अभी वो भी समाज में नहीं आया है। समाज का मतलब ये विद्यालय तो सामाजिक होता है। जब हम जाते हैं तो हमारा सामाजिकरण होता है। हम परिवार से निकलकर बाहर जाते हैं, मोहल्ले में, पास पड़ोस में जाते हैं, तभी से हमारा सामाजिकरण होने लगता है। लेकिन मान लीजिए अभी बच्चा विद्यालय में और बहुत छोटा है और वो कोई सवाल कर रहा है, यानी मान लीजिए मैथ को पढ़ रहा है। अब बच्चे को कोई सवाल लगाना नहीं आता, तो अब ऐसा नहीं है कि 2 और 2 4 होते हैं, लिख दो, ऐसा नहीं है। आप बच्चे से कहो पहले ये क्या लिखा है, तो बच्चा कहेगा ये 2 लिखे हैं। फिर आपने पूछा कि अब ये कितने लिखे, तो फिर बच्चे ने कहा कि 2 लिखे हैं। तो आपने कहा ये चिन्ह काहे का लगा है, तो अब बच्चा नहीं बता पा रहा है कि ये चिन्ह काहे का लगा हुआ है। तो आप बच्चे को बताएं कि ये चिन्ह इसका लगा हुआ है कि इसका मतलब होता है, इसको जोड़ दो। देखिए ये एक सिंबल है और देखिए दोनों जुड़ गए ना, तो इसका मतलब होता है जोड़ दो। अब अच्छा इन दोनों को जोड़ो, तो कैसे जोड़ोगे? तो बच्चा खुद कहेगा कि ये 2 हैं तो 1 और 2, और फिर दूसरे 2 हैं तो 1 और 2, यानी वो काउंट करेगा 1 2 3 4। तो बच्चा खुद से आंसर देगा कि ये 4 हैं। तो जो लेव वाइगोस्की जी हैं तो ये यही बताते हैं कि बच्चे को आप एकदम से बस अगर काम आपने दिया और बच्चे का लीजिए आपने कर दिया और काम खत्म हो गया, यहाँ पे बात नहीं बनती है। बच्चे के लिए आप क्या एक पाड़, एक ढांचे के रूप में काम करें। जैसे आप बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो ऐसा तो नहीं लाओ हम ही चला ले, हम ही सिखा ले, ख़त्म किया कहानी। अब बच्चे को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपने बच्चे को सिखाया, थोड़ा आपने पीछे से कैरल पकड़ ली और छोड़ दिया, बच्चा समझ रहा है कि आपने पकड़ रखी है, लेकिन वो चलाता चला गया। लास्ट में क्या देखा कि वो सीख गया साइकिल चलाना, और आप कहाँ पे खड़े हैं? वो बहुत दूर निकल गया और आप अपनी जगह पे खड़े। यानी आपने क्या किया? पाड़ या ढांचे का काम किया। आपने ऐसा नहीं कि उसके वो जो कर रहा है उसमें आपने छेड़छाड़ की। तो बच्चा क्या करेगा? सीखेगा, चीज़ों को वो सीखेगा, वरना वो आप ही पे निर्भर रहेगा। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि मम्मी ऐसा कर लूँ, मम्मी खाना खा लूँ, मम्मी पानी पी लूँ, या मैं ऐसा कर लूँ। बड़ा भी हो जाता है फिर भी वो बिना परमिशन के कुछ करता नहीं है, मगर वो चीज़ गलत होती है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ गलत वो करे, वो चीज़ नहीं, सही काम वो अपने आप से वो करे। आप उस पर सिर्फ ध्यान रखिए और उससे कुछ ना कहिए। जैसे क्या होता है कि उनके दोस्तों में आप देखिए कि हमारा बच्चा किस ढंग से चल रहा है, कैसे चल रहा है, और हमको उसको कैसे शिक्षा देनी है। अगर वो गलत रास्ते पे चला है तो उसको अपने विश्वास में ले, और विश्वास में लेने के बाद फिर आप उसको
समझाने से ज़्यादा उसमें जो कमियां हैं उन चीज़ों को बताएं कि अगर तुमने ऐसा किया तो इससे हो सकता है कि आप पे गलत असर पड़े। तो वो खुद से समझेगा कि हमको एक गाइड करने वाला बंदा है, हमको गाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप उसको डांट के मार के समझाओगे, डांट के मार के बच्चा कभी समझता ही नहीं है। खैर थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन लेव वाइगोस्की यही कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो, यानी वो काम नहीं कर पा रहा हो, उसको लगे कि अब हम नहीं कर पा रहे, तब आप उसमें साझा कीजिए, यानी है ना। बच्चे को भाषा और विचार 2 वर्ष तक यानी अलग होती हैं, और 2 वर्ष के बाद बच्चे की जो भाषा होती है और विचार होता है वो एक ही होने लगते हैं। लेकिन पहले देखिए बच्चा क्या करता है कि जो उसके भाषा और विचार होते हैं वो अलग, कहता कुछ और है, करता कुछ और है, जब छोटा बच्चा होता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो जो वो कहता है वो करने भी लगता है, इस तरह से हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाता है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाया है। भग्नाशा, तनाव, संबंध, चिंता। तो आंसर क्या हो जाता है? आंसर इसमें संबंध हो जाता है, यानी क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, नहीं है। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता, कौन नहीं दिखाता है? तो संबंध। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम उसको बहुत लेंदी करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों की चीज़ें समझ में आए। क्योंकि जो नहीं वाला होता है उसमें क्या आप लोग करते हो, वो नहीं पे ध्यान ना देके वो जो सही होता है उस पर टिक कर देते हो। लेकिन उन्होंने पूछा तो गलत है, तो आपको गलत पे टिक करना है, सही पे नहीं करना है। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था उनमें से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक, राजनीतिक नेता। तो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था तो शल्य चिकित्सा हो जाती है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाता है, चलते हैं, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है तो ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र, उपयुक्त सभी। अब उपयुक्त सभी को देखा, सरकारी क्वेश्चन समझ के टिक कर दिया कि सभी को भाई राशन मिलेगा, वो वाली बात हो गई। मगर ऐसा नहीं है, जो इस तरह के क्वेश्चन हो उस पर भी खास ख्याल रखना होता है कि अब श्रवण कह रहे हैं तो श्रवण मतलब क्या होता है? सुनना होता है। तो ब्रेल लिपि से तो मतलब ही नहीं रह गया। ब्रेल लिपि कब यूज़ करते हैं? जो देख नहीं सकते उनके लिए। और यहाँ पे श्रवण बाधित यानी सुनने में जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सांकेतिक भाषा, अब वो सुन नहीं पा रहे हैं। आप जैसे आपके सामने कोई ऐसा बंदा होता है जो सुन नहीं पाता, तो आप उसको इशारों में समझाते हो, संकेत देके समझाते हो। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, या वो 2 चीज़ें या 3 चीज़ें, तो आप उंगलियों को ऐसे ऐसे इशारा करते हो कि ये नहीं 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, मतलब आप संकेत करके कहते हो। या बुलाते हो तो उसको हाथ से इस तरह से करके, उंगलियों से इशारा करके बुलाते हो, यानी उसको संकेत दे रहे हो। तो क्या हुआ? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा हो गई, ना कि उपर्युक्त सभी, क्योंकि उपर्युक्त सभी सब में नहीं सही होता है। इस पर बहुत ध्यान से इसको भी सॉल्व कीजिएगा। TAT के द्वारा परीक्षण किया जाता है, शैक्षिक, मानसिक, व्यक्तित्व, इनमें से सभी का। तो जो इसका परीक्षण होता है यानी टैट का परीक्षण होता है तो व्यक्तिक होता है। जब व्यक्तियों का परीक्षण होता है तो क्या होता है इसमें? टेट द्वारा। पुस्तक है ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक कौन है? हैविंगस्टड, अब्दुल रऊफ, कॉल्सनिक, टर्मन। तो इसमें हैविंगहर्स्ट हो जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया, खेल द्वारा, पढ़ाई द्वारा, व्यायाम द्वारा, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। तो मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान क्या है? बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा, यानी कि आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते? तो सबसे पहले जब हम विशिष्ट बच्चों के बारे में जानेंगे तभी तो हम जान पाएंगे ना। तो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे सामान्य बच्चे होते हैं। मंदबुद्धि उनको जल्दी समझ में नहीं आती। जैसे क्लास में क्या होते हैं, 30 से 35 बच्चे होते हैं, एक ही अध्यापक होता है, पढ़ा रहा होता है। मतलब एक अध्यापक का मतलब एक सब्जेक्ट में तो एक अध्यापक ही पढ़ाएगा ना। 30 से 35 बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ा एक जैसा जा रहा है, पढ़ाया एक जैसा जा रहा है, पुस्तक एक जैसी हैं, सभी चीज़ें एक जैसी है। लेकिन किसी को समझ में जल्दी आता है, किसी को समझ में देर में आता है, किसी को समझ में ही नहीं आता है। तो क्या है? जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनकी गलती है, गलती किसी की नहीं होती है। ये बुद्धि पर डिपेंड करता है कि किसी को समझ में आ गया, किसी को नहीं आया। जिसको नहीं आया उनको मंदबुद्धि कहा, जिनको समझ में आ गया, समझाया गया तो आ गया, नहीं समझा गया तो कोई बात नहीं, वो सामान्य बुद्धि में रहा है। सामान्य का मतलब ये होता है
जैसे ऐसे ही आँख लीजिए, सामान्य बच्चे वो होते हैं ना बहुत अच्छे ना बहुत ख़राब, बीच के बच्चे हैं। ख़राब वैसे वो वाले भी बच्चे नहीं होते हैं जो मंदबुद्धि होते हैं, क्योंकि उनको भी हम अगर गाइड करते हैं तो वो भी आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद प्रतिभाशाली प्रखर बुद्धि बच्चे क्या कौन हो जाते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से बहुत ऊंची होती है, 140 प्लस भी हो जाती है, कभी कभी 180 भी देखी जाती है। तो ऐसे बच्चे क्या बनते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं और बड़े बड़े पोस्ट पे वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे होते हैं जिनको आपने बताया थोड़ा सा, उनकी समझ में ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, है ना, उनमें वो तर्क वितर्क भी करने लगते हैं। तो ऐसे बच्चे होते हैं। तो जो विशिष्ट बच्चे होते हैं तो 70 से 75 तो हो नहीं सकते, 75 से 85, 90 से 110। तो 90 से 110 में कौन से बच्चे आते हैं, तो बच्चे देखिए जो 90 जिनकी होती है बुद्धि लब्धि, वो होते हैं सामान्य बच्चे, यानी आपने सिखाया तो सीख गए, नहीं सिखाया तो नहीं सीखे, यानी वो बीच में है, वो सही है, मतलब उनका जो औसत है वो सही है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते, तो ना तो 75 में आते हैं, ना तो 90 से 110 में आते हैं, इनमें से किसी में भी वो नहीं आते हैं। और आप लोग गूगल कर भी लीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं पे कोई डाउट है तो उसको ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे टिक है तो यहाँ पे ना इसमें है ना इसमें है, तो 70 से 75 में तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो मंदबुद्धि में ही आते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, यही सही होना चाहिए। उसके बाद है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है, तो सामान्य बालक, दिव्यांग बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक, या इनमें से सभी। तो जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, तो विशिष्टता ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छे हैं वो ही सिर्फ विशिष्ट में आते हैं, दो तरह के लोग विशिष्टता में आते हैं। जैसे कहते नहीं, कोई काला है कोई गोरा है, तो जो कालापन है तो वो काले लोगों की विशिष्टता है, उसकी खूबी है, जो गोरा है वो गोरे लोगों की खूबी है। तो खूबी तो दोनों में हुई ना, काले में भी हुई और गोरे में भी हुई। तो इस तरह से जो बच्चा सामान्य से कम है वो भी विशिष्ट में आ गया, और जो बच्चा किसमें है, जो बच्चा सामान्य से ऊपर है वो भी विशिष्ट में आ गया, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। ब्रेल लिपि का विकास किया तो क्रिक ने, इताई ने, लुइस ने, एलिस ने। तो लुइस ने ब्रेल लिपि का विकास किया, और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये कौन थे, तो ये फ्रांसीसी शिक्षक थे, और इनके नाम पर ही ब्रेल लिपि का नाम पड़ा। और ये कैसे थे, ये स्वयं ही, इनको नहीं दिखाई देता था। ये क्या था कि ये जब छोटे थे तो उनके पिताजी के औजार रखे हुए थे, इनसे ये खेलते खेलते इनकी आंखों में चुभ जाते हैं और इनकी रोशनी चली जाती है। अब कोई और बंदा होता तो क्या सोचता, अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हम तो अंधे हो गए, हमको कुछ दिखाई नहीं देता, हम तो दूसरों के सहारे पे हो गए, अब हम अगर दुनिया में ना ही रहें तो बेहतर है, मर जाना हमारा ठीक है। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं सोचा। इन्होंने क्या किया कि अगर हमको इतनी दिक्कत हो रही है, हमारी आंखें नहीं हैं, तो और भी जो लोग हैं उनको भी इतनी ही दिक्कत होती होगी। और क्योंकि भाई स्टडी तो कर ही रहे थे, इन्होंने क्या किया, ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया, जो आज भी प्रचलन में है, और हमको लगता है कि वो रहेगी, हमेशा ही वो लिपि रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है, अंधे लोगों जो देख नहीं जा सकते हैं, तो उनको उंगलियों से मतलब वो उस पर उंगलियां फेरते हैं और उसमें अक्षर की पहचान करते हैं और वो पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने इतना बड़ा काम किया जो आज भी इनका नाम लिया जा रहा है। और कोई और होता तो हताश हो जाता, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मुसीबत आती तो लोग हताश हो जाते, और इनकी तो आंखें ही चली गई थी। उसके बाद देख लेते हैं भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है, तो कंप्यूटर है, दृश्य स्रोत सामग्री है, भाषा प्रयोगशाला या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाते हैं। और भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, तो 1992 ईस्वी हो जाता है। ब्रेल लिपि उपकरण प्रयोग यानी उपयोग आती है, किस में आती है, दृष्टि दोष बालकों के लिए, वाणी दोष बालकों के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। अब भाई इनमें से कोई नहीं देखा बस टिक कर दिया, ऐसा नहीं है, ठहर कर हिसाब से आंसर पर टिक कीजिए। दृष्टि दोष, दृष्टि यानी आँख, और आँख के दोष के लिए ही ये है ना, तो यही आपका आंसर है। वाणी दोष यानी बोलने में प्रॉब्लम है, तो इसमें बोलने से तो इसमें कोई बात ही नहीं है। मंदबुद्धि यानी जिनकी बुद्धि कम है तो उनके लिए भी नहीं है, यानी किसके लिए, दृष्टि दोष बालकों के लिए हो जाती है।
अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। कितना है? 2%, 4%, 3%, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो सीरीज में है वो 4% दिया गया है, लेकिन आप गूगल करके देख लेंगे तो 3% आपको मिल जाएगा। अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है कानपुर, नागपुर, देहरादून, दिल्ली। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो देहरादून हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। आप खुद से करके देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा वर्क आप भी क्या कीजिए, अगर कहीं पर डाउट कन्फ्यूज़न हो और ख़ास तरह से इस तरह के क्वेश्चन में जो सीरीज़ में कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं और है कुछ और, तो थोड़ा सा आप भी मेहनत किया कीजिए। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? तो विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, उपयुक्त सभी। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया था कि विशिष्टता सिर्फ उन्हीं में नहीं होती है जो बहुत अच्छे होते हैं। विशिष्टता प्रतिभाशाली में ही नहीं, विशिष्टता जो सामान्य से कम भी है, यानी आप ऐसे कह सकते हो सामान्य से कम और सामान्य से ज़्यादा दोनों विशिष्ट हैं। ठीक। परामर्श और निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? लखनऊ में, बरेली में, वाराणसी में, तो या इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या बनने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, और बात दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जब आपसे कोई निर्देशन देता है, परामर्श देता है, भाई आप क्या हैं? परामर्श आपको कोई भी दे सकता है, निर्देशन आपको ऐसा नहीं एज के अकॉर्डिंग, या आप अगर आपसे कोई बड़ा है तभी आप उससे परामर्श ले सकते हैं, आप उससे कोई चीज़ें सीख सकते हैं। हो सकता है कि वो एज में आपसे कम हो और हो सकता है कि उसको नॉलेज ज़्यादा हो, तो परामर्श दे सकता है वो, और निर्देशन भी आपको दे सकता है। ये भी बता सकते हैं कि क्या करने योग्य है और क्या ना करने योग्य है, कि भाई ये चीज़ करनी चाहिए, आपको ये सिलेबस पढ़ना चाहिए, आपके लिए ये सीरीज़ अच्छी है, आपके लिए ये नोट्स अच्छे हैं, ये भी। और कुछ जैसे कि भाई एक्स्ट्रा में आप ना करें, कोई और बुक खोल के आप ना देखें, या आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, देखने में लगता है 10 घंटे उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन जितनी देर, हम ये नहीं कहते आप 10 घंटे पढ़ाई करें, 12 घंटे पढ़ाई करें, ऐसा नहीं है। जितनी देर आपका मन करे, आप मन से जितनी देर पढ़ें वो आपके लिए बेहतर है। तो यही चीज़ हो गई कि क्या करें और क्या ना करें, तो दोनों चीज़ें हो गई ना। तो इस तरह से और आ और बा दोनों हो जाते हैं। सही दृष्टि कहलाती है 6/6, 6/9, 6/12 और 0.6/018 पॉइंट। तो इसमें 6/6 आंसर आर ऑप्शन राइट हो जाता है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान, उपयुक्त सभी। तो इसमें द ऑप्शन राइट हो जाता है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तो ज़रूरी है तीव्र गति से अध्ययन। भाई तीव्र गति से तो अध्ययन करेंगे बच्चा क्या है, जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, वो प्रखर बुद्धि का है। 140 प्लस हो जाती है, 180 तक भी देखी जाती है। तो ऐसे बच्चों को ऐसा तो है नहीं कि जितना सिखा दिया बस उसी को रिपीट करो, उसी को। तो इसमें क्या होता है, तीव्र गति से अध्ययन करना होता है। संयुक्त कार्यक्रम, भाई संयुक्त कार्यक्रम भी होने चाहिए कि भाई सभी लोगों को मिलाकर, है ना। व्यक्तिगत ध्यान भी दिया जाता है, ऐसे लोगों को बाहर भी भेजा जाता है पढ़ने के लिए, और स्कॉलरशिप पे भी भेजा जाता है, और वो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं जिनकी बुद्धि बहुत तेज़ होती है। और बुद्धि तेज़ होना ये एक वंशानुक्रम तो होता है, प्लस पर्यावरण का भी बहुत महत्व होता है। मतलब जो आसपास में हमारे घर का माहौल हो जाता है, हमारे मोहल्ले का माहौल हो जाता है, बच्चे को लर्निंग कॉर्नर दिया जाता है, बच्चा अच्छे से पढ़ रहा होता है, उसके घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, कला कलेश नहीं होती है, तो क्या होता है, इससे भी बुद्धि बढ़ती है और बच्चा कुछ करता है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, कुछ तो बन ही जाते हैं, आगे बढ़ ही जाते हैं। उसके बाद देखते हैं, भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देती है कितने? 90%, 50%, 40% या 60%? तो 90% हो जाती है। समस्यात्मक बालक कौन होते हैं? झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, माता पिता का कहना ना मानने वाले और उपयुक्त सभी। यानी समस्यात्मक बालक ये सभी बालक हैं, इसलिए द ऑप्शन राइट हो जाता है। और इन पे वर्क भी किया जाता है कि आखिर इनमें ये प्रॉब्लम क्यों है, और जो प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चों में जो भी प्रॉब्लम हो, उन्होंने कहीं ना कहीं इसे सीखा ज़रूर है, इन सब चीज़ों को, क्योंकि बच्चा अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखता है। तो बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसके बाद से वो थोड़ा सा जानने वाला होता है, वो नकल करने लगता है। कुछ चीज़ें वो करके सीखता है, कुछ चीज़ें वो नकल करके सीखता है ना। तो जो नकल करके सीखता है, तो जो उसके आसपास में हो रहा है वही वो चीज़ें देख रहा है, वही वो सीख रहा है। तो आप खुद समझो कि हमारे बच्चे में ये जो कमियां आई हैं आखिर क्यों आई हैं, हमारे बच्चे में ऐसे सुधार क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उस पर आप वर्क करें और वर्क करने के बाद उसका निदान करें।
निदान करने के बाद उसका उपचार करें। निदान क्या होता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको पकड़ा, और उपचार क्या है, उस प्रॉब्लम को दूर करना। किस तरह से दूर करना है, कभी बच्चों को डांट मार के नहीं, हमेशा प्यार से उसको समझाना, और फिर क्या होता है, बच्चा सही हो जाता है। तो इस तरह से झूठ बोलना, चोरी करना, ये सभी चीज़ें वो छोड़ देगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन या कथन है। सीवी गुड का है, ऑर्थर किनका हो जाता है, जोन्स का हो जाता है, मैथ्यूसन का हो जाता है, जेएम ब्रीवर का हो जाता है, तो आर्थर जे जोन्स का हो जाता है, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है, 2, 3, 4, 5, तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 4 भागों, सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोगों का आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है। हमने क्या चीज़ को कंप्लीट किया, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, समान शिक्षा, यानी जहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता है, लड़की लड़के में भेदभाव नहीं किया जाता है, अमीरी गरीबी में भेदभाव नहीं किया जाता है, और उनको समान शिक्षा दी जाती है, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। उस अध्यापक को चाहिए ही कि बच्चों में भेदभाव ना करें, है ना, बिना भेदभाव किए हुए। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि जो ऊंचे तबके से आए होते हैं, अमीर तबके से आए होते हैं, वो बच्चे वहीं पे रह जाते हैं, लेकिन जो नीचे तबके से जाता है, गरीब फैमिली से जाता है, वो बच्चा ऊंचे उठ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कौन सा बच्चा आगे जाएगा, कौन सा बच्चा पीछे रह जाएगा। अध्यापक के लिए तो सभी बच्चे समान हैं, और यही शिक्षा भी कहती है, और यही हमारी समावेशी शिक्षा भी कहती है। और अध्यापक के लिए तो कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो सभी बच्चे समान है। और इसीलिए यूनिफॉर्म भी रखा गया है कि किसी के यहाँ किसी भी तरह का लिबास हो, लेकिन विद्यालय आएंगे तो सब एक समान बच्चे दिखेंगे। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और आपने अभी विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के आपको क्लासेस प्रोवाइड होंगे। और बिना सब्सक्राइब किए हुए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, और जब नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आप क्लास को कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। थैंक यू।